नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर। तो सभी आ जाइए। और हम 3 वर्ग की है वो बात कर रहे थे। 3 वर्ग जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से है वह पादरी हैं, किस तरह से है अभिजात वर्ग और फिर किसान। यानी यूरोप में 3 वर्ग की है वो बात कर रहे थे, किस तरह से है यूरोप में समाज का विभाजन था, किस तरह से सोसाइटी है वहाँ डिवाइडेशन थी काम के आधार पर। पादरी जिसका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, वे पादरी का काम करेंगे, धर्म चर्च के अंदर है वो रहकर ये कार्य करें। दूसरा वर्ग था उस समय अभिजात कुलीन वर्ग, और इसका काम था कि वह नियंत्रण का कार्य है वो रखेगा। और फिर इसके अधीन आता था किसान, जो क्या करता था कि खेती बाड़ी का काम करता था। किसान है तो कृषि का कार्य करेगा। और साथ ही साथ अभिजात वर्ग जो कुलीन वर्ग है उसको सैनिक सेवा देने का कार्य भी है वो कौन कर रहा था, किसान कर रहा था। कृषि दास के रूप में है वो ये कार्य कर रहा था, नाइट्स के रूप में है वो सैनिक सेवा देता, तब नाइट्स के रूप में भी है वो कही जाए। तो यूरोप की बेसिक व्यवस्था की है वो बात कर रहे थे। और हमने देखा था किस तरह से हमारा समाज भी है वह अलग अलग रूप से विभाजित है, उसके ऊपर भी है वो मैंने आपको बताया था कि हमारा भारतीय समाज भी है वो विभाजन है सामाजिक क्रम में। तो यहाँ पर हमने 3 वर्गों की है वो बात कर ली थी, जिसमें एक आता है पादरी वर्ग जो प्रथम वर्ग था, दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग, और तीसरा है वो किसान है, किसान। ये 3 वर्ग है जो जिसके आधार पर यूरोप के समाज का कार्य का विभाजन किया गया, कार्य का डिवाइडेशन है वो किया गया है। तो उसके ऊपर है वो हम लोग बात कर रहे थे। थोड़े से है वो हम इसकी पिछली पृष्ठभूमि के ऊपर जाएंगे और हमने क्या क्या पढ़ा था उसके ऊपर है वो हम बात कर लेते। 3 वर्ग की है वो बात कर रहे थे, और 3 वर्ग जिसमें आपका पादरी, दूसरा अभिजात और किसान। ये क्या है, ये बेसिक सामाजिक विभाजन। क्या है, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन किसका है, ये यूरोपीय समाज का है। किसका है, यूरोपीय समाज का। और ये विभाजन कहां पर था, तो ये फ्रांस में था। कहां पर था ये विभाजन बेसिक है वो हमने देखा था फ्रांस की सोसाइटी में है वो इस तरह का विभाजन किया हुआ था। हमारे भारतीय समाज में विभाजन के बारे में है वो मैंने आपको बताया था कि भारतीय समाज में भी है वो विभाजन था। कैसे, भारतीय समाज में यदि देखा जाए तो मैंने आपको बताया था क्षत्रिय था। कौन है, क्षत्रिय। क्या करेंगे, शासन चलाने का है वो काम करेंगे। दूसरा मैंने आपको ब्राह्मण बताया, और ब्राह्मणों का काम है दान दक्षिणा लेना है, वो ब्राह्मण यज्ञ आयोजित करवाएंगे। शिक्षा दीक्षा लेने का काम है वो कौन करेंगे, ब्राह्मण है वो करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि वैश्य वर्ग था, वैश्य का काम था व्यापार करना। और फिर मैंने आपको शूद्र बताया था, और शूद्र का बताया था कि इन तीनों की क्या करना, सेवा का काम है वो कौन करेगा, ये शूद्र है वो करेगा। तो इस तरह से भारतीय समाज में है वो विभाजन था, उसी तरह यूरोपीय समाज में भी है वो विभाजन। और इस विभाजन को है वो हमने देखा विशेष रूप से 9वीं से लेकर के 16वीं सदी के दौरान है वो यूरोप के समाज में जो परिवर्तन आए उनको देखने का काम है वो हम लोग करेंगे। फिर हमने इसमें प्रथम है वो पादरी वर्ग के बारे में है वो पढ़ा था। पादरी वर्ग ये कौन सा है, ये प्रथम वर्ग है। कहां पर है, यूरोपीय समाज में। और पादरी वर्ग में है वो हमने देखा था कि किस तरह से इसका जो सबसे प्रमुख होता है चर्च का ईसाई धर्म में वो होता है पोप। क्या नाम होता है, पोप। और पोप क्या होता है, ईसाई धर्म का सर्वोच्च गुरु होता है। ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख, ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति कहां पर बैठता है, आपने देखा कि रोम इटली में है वो पोप बैठता है, रोम। एक बात। दूसरी बात हमने इसमें है वो पढ़ा था किस तरह से बिशप होते हैं, किस तरह से बिशप होते हैं जो एक तरह से है वो पोप के आगे काम है वो करते हैं चर्च में। फिर हमने पादरी के ऊपर भी पढ़ा, जैसे पादरी यानी एक तरह से पुजारी कैसे होता है
उस तरह से वो पादरी हुआ करते थे जो क्या करते थे, धर्मोपदेश देने का काम करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार का काम करते थे। रविवार को दिन है वो अपने अनुयायियों को है वो धर्म सभा करने का काम करते थे, विशेषकर है ये रविवार को। फिर हमने है वो मठों के बारे में पढ़ा था, और मठों के बारे में पढ़ा था तो इसमें कहा था कि भिक्षु है वो रहते थे, भिक्षु और भिक्षुणी। भिक्षु को मॉन्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉन्क। और फिर भिक्षुणी को हमने देखा था कौन थी, नन थी। कौन थी, नन। ये बेसिक व्यवस्था है वो यहां तक हम लोग बात की थी कि इस तरह की है वो यूरोपीय समाज में विभाजन और प्रथम वर्ग की बात की गई है, तो ये प्रथम वर्ग था। एक हमने सामंतवाद के ऊपर है वो बात की थी, तो सामंतवाद हमने देखा था, उसको भी 1 मिनट के लिए आप रिकॉल कर लीजिए। सामंतवाद, सामंतवाद मैंने बताया था कि सामंतवाद बेसिक क्या है, एक व्यवस्था है। बेसिक क्या है, एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, सामाजिक अनुबंध के आधार पर है, सामाजिक अनुबंध के आधार पर, सोशल कॉन्टैक्ट के आधार पर है वो व्यवस्थाएं। एक वर्ग है वो बंधा हुआ है, किससे, भूमि से बंधा हुआ है। राजा ने जमीन दे दी, किसको, अपने जागीरदारों को, काम करो तुम लो और इसके ऊपर है वो काम करो, ये आपकी जमीन, आप टैक्स वसूलो, और जब मुझे जरूरत हो तो आप क्या करोगे, सुरक्षा देने का है वो काम करोगे, सैनिक सेवा देने का काम करोगे। तो बेसिक रूप से ये सामाजिक अनुबंध है वो व्यवस्था थी सामंतवाद। हमने देखा था कि जो सामंतवाद है वो बेसिक एक शब्द से निकला है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, और इस फ्यूडलिज्म में एक जर्मन शब्द है फ्यूडल, फ्यूड, जो क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है। यानी एक व्यक्ति को राजा ने अपने आगे जो एक व्यक्ति है उसको क्या किया, जमीन का भूभाग दे दिया गया, तो उससे वो क्या करेगा, जमीन में है वो एक तरह से कृषि का वो जमीन का मालिक भी बन जाएगा, कृषि कार्य भी करवाएगा और राजा से जुड़ा हुआ भी रहेगा कि साहब राजा ने मुझे है वो ये भूमि दी, इस नाते मेरा कर्तव्य है कि जब राजा को जरूरत पड़े तो मैं राजा की क्या करूंगा, मदद है वो करूंगा, और राजा को उत्पादन करके कृषि है उससे जो भी होगा प्रोडक्शन वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो एक तरह से इससे राजा है वो विश्वास बना लेता था, किससे, अपने सामंत से। सामंत से है वो राजा क्या कर लेता था, विश्वास है की डोर से बनता था, विश्वास की डोर से बन जाता। और ये कभी भी है वो राजा के विरुद्ध में बगावत है वो नहीं करेगा, राजा को है वो हमेशा सपोर्ट करेगा। तो सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवाद जिसमें राजा के द्वारा है वो बड़े बड़े जो कुलीन अमीर थे उनको भूमि, बड़े भूभाग दे दिया गया ताकि वे कभी भी राजा के सामने राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे और कृषि में अधिक उत्पादन का काम करेंगे। बेसिक सामंतवाद कहलाता है। तो ये सामंतवाद की व्यवस्था हो गई। और अब है वो हम देखेंगे कि इसमें अभिजात वर्ग के ऊपर बात करेंगे। अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब होता है कुलीन, या इसको कह दूंगा अमीर वर्ग, या क्या कहेंगे इसको हम, अमीर वर्ग है वो कर देंगे, या श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे। अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग या श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे, अमीर लोग है वो हुआ करते थे। तो इनको है वो राजा ने क्या किया, जमीन का बड़ा भूभाग दे दिया गया, जमीन का बड़ा भूभाग दिया इन लोगों को। इनको है वो सामंत भी कहा जाता है। यही थे सामंत, बेसिक यही बेसिक है वो सामंत थे, क्योंकि जमीन है वो राजा ने इनको दी। तो ये अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, अमीर या श्रेष्ठ वर्ग कहा जाता है, सामंत कहा जाता है। और राजा ने इनको जमीन का बड़ा भूभाग दिया। और जमीन का भूभाग देने का जो राजा का पर्पज था, वो राजा का पर्पज ये था कि ये एक तो राजा को सैनिक सेवा देंगे, सैनिक सेवा, राजा के विरुद्ध में है कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे, राजा ने जो जमीन दी है, जो भूभाग दिया उसके ऊपर उत्पादन करेंगे, कृषि कार्य है वो करेंगे,
सैनिक विद्रोह, सैनिक सेवा, विद्रोह नहीं करेंगे, कृषि कार्य, और राजा के आगे है वो क्या, ये विश्वास पात्र लोग थे, विश्वास पात्र लोग थे। इसलिए राजा ने क्या किया, इनको है वो जमीन दे दी गई और ये कार्य है वो करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो अभिजात, ये जो कुलीन थे, इनकी क्या व्यवस्था, आगे देखेंगे कि इनके पास मैनर हुआ करते थे। मैनर का मतलब हुआ इनके पास जागीर हुआ करते थे। जागीर का मतलब हुआ इनके पास ज्यादा जमीन हुआ करती। जागीर का मतलब हुआ इनके पास में है वो ज्यादा जमीन हुआ करती थी, ज्यादा जमीन। मैनर व्यवस्था यानी जिनके पास ज्यादा जागीरी हुआ करती थी, इनके खेत खलियान कारखाने हैं वो पूरे हुआ करते थे, उनके ऊपर अलग अलग लोग है वो काम करते थे। तो बेसिक है वो मैनर यानी जागीरी से हम लेंगे कि इनके पास में ज्यादा जमीन थी, उसको जागीरी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर राजा महाराजा भी हैं, वो उनके आगे काम करने वाले होते थे, उनको जागीरी है वो दिया करते, उनको ज़्यादा है वो ज़मीन देते थे ताकि विश्वास पात्र के तौर पर है वो क्या करे, वे उनके आगे कार्य करे। ठीक बात। फिर हम इसमें देखेंगे कि नाइट की क्या स्थिति है, तो नाइट की स्थिति के ऊपर भी है वो बात करेंगे। नाइट यानी अश्वारोही हुआ करते थे। अश्वारोही का मतलब हुआ ये घुड़सवार थे। ये क्या है, घुड़सवार हुआ करते थे जो सैनिक सेवा। घुड़सवार है तो क्या करेगा, घुड़सवार है तो सीधी बात है वह सैनिक सेवा का ही काम करता होगा, सैनिक सेवा का कार्य करता था। तो इसके बारे में है वो हम बात को पढ़ेंगे और हम चैप्टर के ऊपर है वो बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं, 3 वर्ग, इसमें है वो हमारी बात 3 वर्ग यहाँ तक हो गई थी। इतिहास के सोर्स तक हमने कर लिया था। पादरी हो गए, पादरियों की विशेषता हो गए थे। 2 मठ, एक तो है सेंट बेनेडिक्ट का इटली में और बरगंडी का है वो कॉलोनी मठ 200 और 910 का। फिर है फ्रांसिस समाज में मठों का योगदान। और अब है वो बात करेंगे कि हम बेसिक रूप से अभिजात वर्ग की क्या स्थिति है वो रही, उसके ऊपर बात होगी हमारी। तो दूसरा वर्ग है वो कौन सा है, अभिजात वर्ग। कौन है, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग की अपनी हैसियत होती थी और उसका अपने संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण होता था और वह अपनी क्षमता से सेना रख सकता था और वह अपना स्वयं का न्यायालय लगाता था और यहाँ तक कि वह मुद्रा भी है वह चलाता था। यानी इसमें बताया गया कि साहब जो अभिजात वर्ग है वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। उनके पास में है वो जमीन क्या थी, ज्यादा जमीन थी और इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि ये स्वयं न्यायालय तक लगाते थे, अपनी अदालत अपनी कोर्ट है वो स्वयं चलाने का काम करते और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी है वो खुद चलाया करते। इससे ये जाहिर होता है कि यूरोपीय समाज में अभिजात वर्ग जो कुलीन वर्ग है ये सबसे श्रेष्ठ और ताकतवर वर्ग हुआ करता था और साथ ही साथ में इसका अपनी संपत्ति के ऊपर भी है स्थायी नियंत्रण हुआ करता था और ये सेना भी है वो रखते थे। यानी अभिजात वर्ग है वो संपदा जिनके पास ज्यादा जमीन हुई तो सेना भी है वो रखेगा और साथ ही साथ इनके न्यायालय हुआ करते थे और ये क्या करते थे, मुद्रा ढालने का काम करते थे। इससे ये जाहिर होता है कि अभिजात वर्ग है वो यूरोपीय फ्रांसीसी समाज में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। अभिजात वर्ग वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक हुआ करते थे और उनके खेतों का है वह चुम्मा लेते थे और उनके घरों के पास में है वो खेत चारागाह उनके आगे काम कर आसानी से कर सकते थे। यहां पर बताया गया कि अभिजात वर्ग है जो कुलीन वर्ग है उनके आगे बहुत से लोग है वो काम करते थे, विशेष तौर पर किसान है, मजदूर है, दास है, वो इनके आगे काम करते थे, इनके खेतों में है वो काम करते थे, इनके पशुओं को है वो चराने का, चारा डालने का, दूहने का सारा है वो काम करते थे और वे नियमित रूप से आते और अपने अमीर जो अपने अभिजात अपने जो कुलीन है उनको हमेशा अभिवादन करने का काम करते। इससे ये जाहिर होता है कि यूरोपीय समाज में जो अभिजात वर्ग है उसकी श्रेष्ठता ज्यादा थी क्योंकि उसके पास में संपत्ति ज्यादा थी, जमीन ज्यादा थी, जिसके कारण है वो लोग उसके घर के खेती का कार्य करते थे। अभिजात का और वह घर होता था वह मैनर कहलाता है। यानी अभिजात का जो घर है उसको क्या कहा गया है, मैनर है वो कहा गया है। तो मैनर अभिजात का घर भवन, तो इसको क्या कहा गया, मैनर है वो कहा गया। तथा उनकी व्यक्ति भूमि कृषकों के द्वारा जोती है वो जाती थी, जोती नहीं है, यहां पर क्या है, जोती जाती थी।
जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था, और साथ ही साथ है वह अपने खेतों पर भी काम करते थे। यानी अभिजात वर्ग के पास में संपत्ति ज्यादा थी, उनके पास में घर थे, तो बड़े घर, बड़े मकान है, वो बड़े राजप्रसाद बने हुए, जिनको है वो मैनर भवन है वो कहा गया है, मैनर है वो घर को कहा गया। और साथ ही साथ में ज्यादा लोग इनके घर में है वो काम करते थे, इनके खेतों में है वो काम करते थे, पशुपालन का भी काम है वो इनके आगे काम करते थे, मजदूर कृषक लोग है वो करते थे। तो ये एक तरह से मालिकाना हक के रूप में, एक तरह से अभिभावक के तौर पर है वो उस समय यूरोपीय समाज में अभिजात वर्ग है वो काम करता था। और साथ ही साथ में जब इसको सेना की आवश्यकता पड़ती तो पैदल सैनिक के रूप में इनको सैनिक भी है वो मिल जाते थे। यही कृषक, इनके खेतों के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति है वो सेना के तौर पर भी काम करता था। तो ये दूसरा वर्ग है वो यूरोपीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है वो माना जाता है। और ये इसलिए माना जाता है कि इस वर्ग के पास में है वो क्या था, संपदा ज्यादा थी, संपत्ति है वो ज्यादा थी, संपत्ति ज्यादा थी तो क्या था, वह सेना रख सकता था, उसके स्वयं के है वो न्यायालय कोर्ट हुआ करता था, वह मुद्रा है वो चलाने का काम करता था, मुद्रा चलाने का काम है वो करता था। किसान है वो उसके खेतों के ऊपर है वो काम करते थे, किसान और मजदूर उसके खेतों पर काम करते थे। तो ये बेसिक अभिजात वर्ग की है वो हमारी बात हो गई। तो अभिजात वर्ग आते ही आपके जहन में ये आना चाहिए कि सर अभिजात का वर्ग मतलब ये हुआ कि यूरोपीय समाज में जो कुलीन अमीर वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग, जिसके पास ज्यादा जमीन संपदा थी, सेना रख सकता था, खुद का न्यायालय होता था, खुद है वो अपनी मुद्रा चलाने का काम करता था, और उसकी बड़ी है वो मैनर जागीरी भवन हुआ करते थे। तो ये बेसिक अभिजात वर्ग कहलाया। मैनर की जागीर के बारे में है वो बात करेंगे, किस प्रकार इसकी जागीरी थी। तो कहेंगे कि लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था और वह गांव के ऊपर भी है वो नियंत्रण रखता था, और किसी छोटे मैनर की जागीरी में है वो दर्जन भर, बड़ी जागीरी में 50 या 60 परिवार तक हो सकते थे, और वह प्रतिदिन है उपभोग की वस्तुओं को रखता था। तो यहां पर बात की गई कि जो लॉर्ड हुआ करता था, लॉर्ड वही अभिजात, लॉर्ड का मतलब होता है भूस्वामी, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, लॉर्ड। और भूस्वामी कौन थे, यही अभिजात। तो कहा गया कि लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था और वह एक तरह से गांव के ऊपर नियंत्रण कंट्रोल का कार्य करता था, और उसके अधीन छोटे छोटे है वो दर्जन भर है वो मैनर जागीरियां आती थी, छोटी जागीरियां आती थी, और एवं की 50 से 60 परिवारों का समूह है वो उसके मैनर भवन में रहने का काम करता था। इससे यह जाहिर होता है कि उसके पास में संपत्ति ज्यादा थी, तो जिसके कारण है वह अधिक लोग उसके पास में है वो निवास भी करते थे, क्योंकि उसको कृषि के रूप में है वो किसान मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो सेना के लिए है वो लोग भी जो एक तरह से सैनिकों की आवश्यकता रहती थी, जिसके कारण इसके पास में लोगों की संख्या ज्यादा होती थी। और साथ ही साथ कहा गया है कि वह प्रतिदिन उपभोग की वस्तुओं को भी रखता था, और साथ ही वह लोहार हैं और बढ़ई जैसे लोग, जो औजार बनाने वाले लोग, राजमिस्त्री भी हैं, वहां रहकर काम करते थे। उनके अपने चारागाह हुआ करते थे, जो 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को है वो बना दिया जाने लगा, जिससे नाइट के परिवारों का निवास स्थान होता था। तो यहां पर कहा गया है कि साथ ही साथ में जो इस भूस्वामी, इस लॉर्ड की इतनी स्थिति है वो अच्छी थी कि ये राजमिस्त्री है वो रखते थे, सोनारे, बढ़ई है, लोहार है, जो काम करने वाले लोग थे, तो वो इसके घर के पास में ही बैठकर काम है वो करते थे, उनके लिए है वो काम करते, औजार बनाने का काम है वो किया करते थे, लोहार जैसे लोहे के उपकरण बनाना, युद्ध में जाने हेतु है, लकड़ी का काम है वो, बढ़ई का काम है वो हुआ करता था, खेती के कार्य में जो उपकरणों औजारों की आवश्यकता है वो पड़ती थी, सोनार की आवश्यकता है वो पड़ती थी। तो इस तरह से एक बात महसूस की गई कि ये इतना शक्तिशाली था कि सभी श्रेणी के लोग हैं वो इसके घर के पास में रहकर के है वो काम करते थे और इसके लिए है वो कार्य करते थे। और वो जो जागीरदार, जो लॉर्ड है, जो भूस्वामी है, जो अभिजात है, वो इन सभी का क्या था, एक तरह से मालिक था और सारा का सारा जिम्मेदारी उसकी थी। तो एक तरह से ये शक्तिशाली लोग
थी। और बाद में आगे जाकर के इन्होंने कहा कि 13वीं सदी से कुछ है वो दुर्ग बनाने का काम किया जाने लगा, ताकि क्या हो सके, ताकि जो नाइट है, नाइट जो सैनिक सेवा का जो काम कर रहे हैं, नाइट जो सैनिक सेवा का काम कर रहे हैं, वे अपने परिवार के लोगों को साथ में रख सके, ताकि उनको अधिक सुरक्षा है वो महसूस हो और वे अच्छी तरह से है वो उनके साथ में रहकर कार्य कर सके। तो ये बेसिक है वो मैनर जागीरी की बात की गई। मैनर की जागीरी में आप कहोगे कि मैनर का है वो विशाल भवन होता था और वह है उसमें बहुत सारे है वो छोटी छोटी जागीरियां हुआ करती थी, अधिक लोग रहते थे और सभी लोग है वो रहते थे, राजमिस्त्री, बढ़ई, सोनार सभी रहते थे। साथ ही साथ नाइट के रहने हेतु दुर्ग भी बना दिया जाने लगा। जो मैनर की है वह जागीरी के अंतर्गत सभी हिस्से में है वो लोग आते थे। फिर ये 13वीं सदी की एक मैनर की जागीरी का है वो नक्शा बताया गया है कि किस तरह का है वो उसका एक निवास स्थल के आसपास आप देख रहे हैं कि वहाँ सार्वजनिक चारागाह भी है वो हुआ करता था, यानी एक ही जगह पर उसकी सारी व्यवस्थाएं है वो हुआ करते थे एक ही जगह के ऊपर। तो ये सार्वजनिक आप चारागाह देख रहे हैं, सार्वजनिक चारागाह है वो आप देखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पतझड़ में बीज बुना पुरोहित का आश्रम है, यहाँ पर गिरजाघर है, ये मैनर की यहाँ पर है वो भवन बताया गया है, ये तालाब है, ये चक्की है। तो ये एक तरीका है वो इसमें बताया गया कि इसके आसपास इसके अंदर ये जो मैनर की एक जागीर है इसमें सारी है वो व्यवस्था हुआ करती थी, सड़क वगैरह है। फिर आप देखोगे वहां पर जो गिरजाघर, चर्च है, तालाब, भवन, पुरोहित के रहने का निवास स्थान है, चक्की है, सारी फैसिलिटी है, बढ़ई है, किसान मजदूर सभी लोग है वो रहने का काम करते। तो ये बेसिक उसका मैनर है वो जागीरी है, मैनर भवन का है वो बताया गया है। तो 13वीं सदी के इंग्लैंड के मैनर की एक जागीरी को है वो बताया गया है कि इस कदर है वो इन लोगों के पास में जागीरियां हुआ करती थी, इतने विशाल है वो इनकी स्थिति है वो उस समय के यूरोपीय समाज में थी। दूसरी है वो बात करेंगे हम नाइट की, ये नाइट। तो 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध है वो होते रहते थे और ऐसी स्थिति में है वो कृषक सैनिक कार्य में है वो प्राप्त नहीं थे, इसलिए एक नए वर्ग को है वो बढ़ावा दिया जाने लगा जिसे है वो नाइट कहलाते थे। यानी बात आई कि जो 9वीं सदी का समय है इस समय है वो यूरोप में स्थानीय युद्ध होते थे। स्थानीय युद्ध यानी लोकल, जो लोग अपने जमीन के लिए है वो लड़ते थे, सीमाओं के लिए है जमीन को उसको लेकर, घरों के लिए, तो गांवों में अक्सर लोगों की लड़ाई होती थी। ऐसी स्थिति में बात ये महसूस की गई कि साहब कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो क्या करे, लड़ाई के समय है वह रक्षा का काम कर सके और लड़ाई के दौरान है वो युद्ध के मैदान में नेतृत्व करे। तो ऐसा एक वर्ग बनाया गया जिसको क्या कहा गया, जिसको नाइट है वो कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि नाइट क्या है, तो कहोगे कि एक नया वर्ग था जो सैनिक सेवा देने का काम करता था, नाइट्स है वो कहलाते थे। तो नाइट्स, सीधी सी बात है, नाइट्स क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है जो सैनिक जो सैनिक सेवा प्रदाता थे। तो ये एक तरह से है वे लॉर्ड अभिजात हेतु काम करते थे, उसकी रखवाली हेतु काम है वो करते थे। युद्ध के समय जब जरूरत पड़ती तो ये नया वर्ग उत्पन्न किया गया ताकि युद्ध के समय है वो पर्टिकुलर ये प्रशिक्षित हो और युद्ध के मैदान में नेतृत्व कर सके। ठीक बात, वह लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित था जिस प्रकार है वो लॉर्ड राजा से संबंधित थे। और लॉर्ड है वो नाइट को भूमि का एक बड़ा भाग देता था जिसे है वो फीफ कहा गया है और उसकी रक्षा करने का वचन दिया तो फीफ को है वो उसको उत्तराधिकार में पाया जाता था। तो एक बेसिक है वो बात की गई जिस तरह से राजा हुआ करता था, जिस तरह से राजा और राजा के नीचे जो कौन होता था ये अभिजात था, कौन हुआ करता था, अभिजात है वो हुआ करता था, ये अभिजात हुआ करता। तो ये जिस तरह से राजा से संबंधित कौन होता था, अभिजात, क्योंकि राजा इसको क्या दे रहा था, जमीन दे रहा था, जमीन का टुकड़ा है बड़ा भूभाग देता था। उसी तरह ये अभिजात भी है वो नाइट को क्या करता था, जमीन है वो देता था, क्या करता था, जमीन का भूभाग है वो देता था फीफ के रूप में। फीफ का मतलब हुआ सैनिक सेवा के रूप में है वो देता था कि काम करो
तुम्हारी ये ज़मीन है वो आपकी, आप है वो मेरी सेना में रहो और मेरे लिए है रक्षा हेतु काम करो, मैं आपको ज़मीन का ये बड़ा भूभाग देता हूँ। तो ये जो अभिजात है वो क्या करता था कि सैनिक हेतु जो सैनिक हुआ करते थे, युद्ध के हेतु जो सैनिक हुआ करते थे, उनको ज़मीन का भूभाग देते थे, जिसे फीफ है वो कहा जाता है। और ये जो नाइट है वो उसी तरह से है वो संबंधित था अभिजात से, जिस तरह से राजा है वो अभिजात से है वो जुड़ा हुआ होता था और अभिजात राजा के लिए है वो काम करता, उसी तरह ये नाइट है वो अभिजात हेतु काम करेगा और अभिजात है वो नाइट को महत्व देगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड है नाइट को भूमि का एक बड़ा भूभाग देता था और जिसे फीफ कहा जाता है, और फीफ है वो उसे उत्तराधिकार में बाद में मिल जाता था। जैसे कि यह जो एक सैनिक है, अब इस सैनिक को फीफ दिया गया है, तो फीफ दिया गया है तो ये क्या है, इस अभिजात हेतु ही काम करेगा, अभिजात की सैनिक सेवा हेतु काम करेगा। और जब है इसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके पुत्र को यह उत्तराधिकार के रूप में मिल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण है वो इनमें विश्वास होगा, जिसके कारण निष्ठा होगी और ये है वो अपने अभिजात की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखेगा। अन्यथा है वो हिचकिचाहट कर सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद में तो फीफ ले ली जाएगी, तो ये निष्ठा से काम नहीं करेगा। इसलिए अभिजातों ने क्या किया कि इनको है वो जमीन स्थायी दे दी कि काम करो, इनको है वो सैनिकों को स्थायी जमीन दे दो, ताकि है उनमें क्या होगी कि निष्ठा की भावना होगी और पूर्ण समर्पण के साथ में है वो हमारे लिए काम करेंगे रक्षा हेतु। तो नाइट वर्ग क्या है, 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध होते रहते थे और इस कारण अभिजात वर्ग ने है वो सैनिक सेवा रखी, सैनिकों को अश्वारोहियों को रखा जिन्हें नाइट कहा जाता है, और नाइट को है वो अभिजात वर्ग फीफ दिया करता था। फीफ यानी जमीन का एक भाग, और उस देने का उद्देश्य ये था कि वह अश्वारोही है उसको एक तो सुरक्षित महसूस करे कि साहब मेरे लिए जमीन ये दे दी गई, उसके ऊपर उत्पादन होगा, उससे वह अपना घर आजीविका चलाने का काम है वो करेगा, उसमें सुरक्षा की भावना है वो रहेगी, और साथ ही साथ में वह निष्ठा के साथ में है वो अभिजात हेतु कार्य करेगा। इसलिए नाइट वर्ग का है वो उदय हुआ ताकि अभिजात है अपनी स्थिति को है वो एक तरीके से मजबूत करके है वो चला सके। तो ये तो हमारी बात अभिजात वर्ग पर होगी। अभिजात वर्ग की कुछ विशेषताओं को यदि देखना चाहो तो देख लीजिए कि अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत हुआ करती थी और उनकी अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर है वो पूर्ण नियंत्रण होता था। तो हैसियत यानी उनकी अच्छी स्थिति थी, उस समय की समाज में है उनका वर्चस्व ज़्यादा था, और वर्चस्व ज़्यादा होने का कारण ये था कि उनके पास में संपदा थी। जिसके पास में संपदा जमीन होगी, जिस संपदा होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो अपने आप ही उसकी हैसियत आज अपने समाज में, आज हमारे समाज में भी है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास में पैसा है, सब कुछ है, संपदा, मकान, बिल्डिंग, कार, गाड़ी वगैरह, जब कुछ सारी व्यवस्थाएं, तो देखते हैं हम कि उसकी हैसियत तो कई गुना है। तो हम देखते हैं साहब हम तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई। हमारा पड़ोसी जिसके पास में कार है, जिसका बंगला बना हुआ, बड़ा व्यापार चल रहा है, तो उसकी अपनी अलग हैसियत है, हमें कोई नहीं बुलाएगा और उसके पास में है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत है, जिसके पास में संपत्ति है। तो इसके पास में भी संपत्ति हुआ करते थे। फिर बात आई कि वह अपने सैन्य क्षमता का बढ़ा सकते हैं और उनके पास में सामंती सेना भी हुआ करती थी। वे अपना स्वयं का है वो न्यायालय लगा सकता था, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी है वो प्रचलित कर सकता था, और वे अपने भूमि पर सभी व्यक्तियों के मालिक हुआ करते थे। तो ये बेसिक एक है वो विशेषता आई जो हमने देख ही चुकी थी। अब तीसरा जो वर्ग आया इस समय यूरोपीय समाज में, वह किसान है। और किसान है वो किस हेतु काम कर रहा है? अभिजात के आगे है वो काम कर रहा है, स्थायी रूप में है वो। उन कृषकों को दो तरह से किसान आगे आएंगे, एक तो स्थायी आएगा, एक है वो सरफ आएंगे। किस तरह से अस्थायी और सरफ किसान होते हैं। तो अब क्या है कि तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग ये आया कि उसको काम है वो कृषि का काम आप करो, नहीं तो उत्पादन है वो कौन करेगा? राजा है वो बैठा है शांति से, पादरी, चर्च, ये सारा काम अपना धर्म के काम है ये लोग कर रहे हैं। एक वर्ग है अभिजात, उसको काम दे दिया गया कि आप है वो क्या करोगे, आप हमारे साथ है विश्वास से जुड़े रहिए और हमें है वो रक्षा का आप है वो वचन दो। तो इसको आपको हम जमीन का बड़ा भूभाग देते हैं, आप व्यवस्था है वो चलाने का काम कीजिए एक तरीके से। जैसे कि एक आप देखिए हमारे जो देश में सबसे बड़े जो काम करने वाली शक्ति के रूप में कार्यपालिका, और उस कार्यपालिका का मुखिया कौन है? उस कार्यपालिका का जो मुखिया राष्ट्रपति है।
तो राष्ट्रपति देश में शासन कर रहा है। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, अलग अलग राज्यों में अपने राज्यपाल बिठा दिए गए और कहा कि तुम जाओ और उस राज्य में बैठे रहो, शांति से देखो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसी तरह प्रधानमंत्री है वो केंद्र में काम कर रहा है और सभी राज्यों में है वो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कड़ी दर में वे अलग अलग क्षेत्र में है वो शासन कर रहे हैं। तो ऐसा यूरोपीय समाज में भी यही था कि राजा और राजा ने अलग अलग अभिजातों को है वो बड़ा भूभाग जमीन दे दी गई और कहा कि आप जाइए और शासन है वो कीजिए। तो एक अभिजात कुलीन वर्ग तैयार हुआ। तीसरा वर्ग जिसमें था किसान वर्ग है, उसके ऊपर हम बात करेंगे क्या स्थिति है वो इस समय इस वर्ग की थी। तो स्वतंत्र और बंधकों का ये एक वर्ग था, किसान वर्ग है, स्वतंत्र थे और प्रतिबंधित थे। दो तरह के इस समय किसान हुआ करते थे, प्रतिबंधित यानी नियंत्रित हुआ करते थे। जो अभिजात के लिए हैं वो पूर्णतया उसके हैं वो दास उनके रूप में कहा जाता, कृषि दास है वो कहा जाता है। तो बंधक का मतलब हुआ कृषि दास। कृषिदास ये वर्ग एक विशाल समूह था जो पहले दो वर्गों पादरी और अभिजात वर्ग का है वो भरण पोषण का कार्य करता था। तो यहाँ पर जो बात बताएगी ये जो तीसरा वर्ग है किसानों का, ये पादरी और जो अभिजात वर्ग है उनका भरण पोषण का काम करते थे। दो तरह के है वो किसान हुआ करते थे, एक स्वतंत्र और एक है वो अभिजात के प्रति है वो काम के हेतु जिनको दास है वो कहा जाता है। काश्तकार के दो प्रकार है वो आपके बताए गए कि साहब किसानों के है वो दो प्रकार हुआ करते, एक स्वतंत्र है वो किसान हुआ करता था और दूसरा हुआ करता था सर्फ है हुआ करता था। सर्फ का मतलब होता है कृषिदार टू सर्व। तो ये क्या थे, ये एक तरह से कृषिदास थे, कृषिदास थे। कृषिदास का मतलब हुआ कि यह राजा की भूमि के जो अभिजात की ये भूमि थी, जमीन किसकी थी, अभिजात की थी। अभिजात की जमीन है वो जोतते थे, अभिजात की जमीन को ये लोग जोतने वाले लोग थे। बदले में इनको क्या मिलता, बदले में इनको अभिजात खाने पीने की वस्तुएं देता था और अभिजात के वहीं पर है ये रहकर काम करते थे। जबकि स्वतंत्र किसान है उनकी अपनी जमीन है वो हुआ करते थे, इनकी है वो स्वयं जमीन हुआ करती थी। तो आपसे पूछा जाएगा यूरोपीय समाज में है वो किसान की क्या स्थिति थी, तो आप कहोगे कि साहब यूरोपीय समाज में है वो किसान दो तरह के काश्तकार थे, एक स्वतंत्र थे और दूसरे थे सर्फ यानी कृषिदास थे। और कृषिदास है वे अभिजात कुलीन वर्ग की जमीन को जोतने का काम करता था, उनके पास में है वो अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी। ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे हम बात को कि स्वतंत्र कृषकों की भूमिका है वो क्या है उसको देख लीजिए। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को है वो लॉर्ड के काश्तकार के रूप में है वो देखते थे और पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम है वो 40 दिन। ये जो कौन पुरुष मतलब ये किसान यानी किसान है वो सैनिक सेवा अनिवार्य थी और कम से कम है वो आप देख लीजिए वर्ष में 40 दिन तो इनको सैनिक सेवा देनी ही पड़ेगी। कृषकों के एक परिवार को लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन है वो निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष लेबर रेंट है वो कहते हैं और ये सीधे है वह लॉर्ड के पास में जाता था। तो यहाँ पर है वो बात की गई कि जो किसान है वो उसको जो अपने जागीरदार जो लॉर्ड है उसकी सप्ताह में 3 दिन है वो उसके खेत के ऊपर जाकर उनको काम करना पड़ेगा और इस श्रम से जो होने वाला उत्पादन है जो श्रम अधिशेष जो कहते हैं वो सीधे लॉर्ड के पास में जाता था, लॉर्ड को है वो देना पड़ता है। यानी कृषि के ऊपर जो किसान उत्पादन करेगा और अधिशेष जो अतिरिक्त उत्पादन होगा, माना कि किसान ने है वो धान बोया है और उस धान में से 20 क्विंटल जो धान हुआ उस धान में से उसकी आवश्यकता की पूर्ति है वो 15 से हो गई तो 5 क्विंटल अपने अधिशेष था जो किसको देने पड़ेगा, अभिजात वर्ग को है वो देना पड़ेगा। ठीक बात। इसके अतिरिक्त अन्य जो श्रम यानी मजदूरी का कार्य करते, जैसे ये गड्ढे खोदते थे, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ है वो बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई है वो मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के लिए अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते, कपड़े बुनने का काम है वो करते थे, मोमबत्तियां बनाते और साथ ही वे लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों का रस है वो निकालकर मदिरा भी है वो तैयार करते।
तो लॉर्ड हेतु है वो अन्य काम भी है वो करना पड़ता था, जिसमें महिलाओं और बच्चों को कहा गया है कि वे सूत काटने का काम करती हैं, धागे से है वो वस्त्र बनाने हेतु सूत काटने का काम है वो महिलाएं करती थी, कपड़े बुनने का काम है वो करती थी, मोमबत्ती बनाने का काम करती। और महिलाओं और बच्चों को काम दिया कि लॉर्ड को है वो क्या है, अंगूरों का आप रस निकालो, क्योंकि लॉर्ड साहब को शाम के समय है वो पैक लेनी पड़ती है, उनको है वो एक लाना पड़ता है प्याला, इस हेतु भी आप बना कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को है वो कृषि कार्य के साथ साथ उनको अन्य काम भी करने पड़ते, अपनी महिलाओं को बच्चों को है वो भी लॉर्ड के काम में लगवाना पड़ता था। और वे काम सूत काटना, कपड़े बुनाई का, धागे बुनने का काम हो, चाहे अंगूरों से रस निकालने का काम हो, या चाहे घरेलू कार्य और भी हो सकता है, उस हेतु भी ये लोग उत्तरदायी हुआ करते थे, काम है वो करते थे। तो ये बेसिक यूरोपीय समाज का एक चित्रण किया गया कि इस रूप में है वो यूरोपीय समाज में व्यवस्थाएं चलती थी, जिसके द्वारा है वो एक तरीके से ये कृषक है वो लॉर्ड के प्रति, अभिजात के प्रति है वो उत्तरदायी पूर्ण रूप से कार्य करते थे। अब वो हम बात करेंगे कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों को है वो प्रभावित करने वाले कारक है, यानी किस तरह से सामाजिक, यानी जो यूरोपीय समाज में 3 वर्ग थे, पादरी, अभिजात और किसान, इन तीनों के जो संबंध है वो किस तरह से प्रभावित हुए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां, यानी जो जमीन जोतना है या अन्य जो कार्य है उनसे, उससे किस प्रकार एक संबंध स्थापित होने का काम हुआ, उसके ऊपर वो बात होगी। तो यद्यपि हमने कहा कि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को है वो स्थिर और अपरिवर्तनीय है पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थी जो इस व्यवस्था को बदल रही थी। और इनमें से कुछ, जैसे इस समय पर्यावरण में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा जो अदृश्य थे, अन्य परिवर्तन इस समय कृषि टेक्नोलॉजी में है वो भी बदलाव आया, और भूमि का उपयोग है वो अधिक स्पष्ट होने लगा। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तन से बने हुए थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे, और हम इनको है वो एक एक रूप से जांचेंगे। यानी इस समय यदि यूरोपीय समाज के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को देखा जाए तो बहुत से ऐसे कारक थे जिनके आधार पर इस समय है वो समाज में परिवर्तन होने का काम हुआ। इस समय पर्यावरण है वो महत्वपूर्ण कारक था, जिसके कारण है वो यूरोपीय समाज में परिवर्तन है वो होना शुरू हुआ। यानी पर्यावरण को देखेंगे किस तरह से है वो पर्यावरण यूरोपीय समाज में सामाजिक और आर्थिक है वो संबंधों को प्रभावित करने का काम किया गया। दूसरा, इसमें देखेंगे किस तरह से जमीन की जो भूमिका थी, जमीन की भूमिका, जमीन की यानी जो किसानों जो ज्यादा भूमि दी गई उस भूमि का क्या प्रभाव है वो यूरोपीय समाज के आर्थिक और सामाजिक संबंधों के ऊपर है वो पड़ा। तो जमीन का यदि देखा जाए तो सामाजिक संबंध ये आया कि राजा है वो मजबूत हुआ, क्योंकि अभिजात को जमीन देगी तो अभिजात है वो राजा के प्रति निष्ठावान रूप से काम है वो करेगा। ठीक बात। दूसरा, आर्थिक संबंध है वो कैसा रहा, आर्थिक संबंध भी अच्छे हुए, जमीन है वो नियमित रूप से ये जोतने का काम कर रहा है, अभिजात वर्ग है वो कर रहा है, किसके जरिए, किसानों को है वो उसके ऊपर लगाया, मजदूरों को है वो लगाया। तो एक ये भी है वो बड़ा परिवर्तन रहा, इसने यूरोपीय सोसाइटी को है वो प्रभावित किया। तो ये 2 बात तो आपकी हो जाएगी। फिर इसमें देखेंगे कि कृषि टेक्नोलॉजी में भी है वो इस समय बदलाव हुए, कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि की जो टेक्नोलॉजी है, नई नई गतिविधियां उसके द्वारा भी हैं वो इस समय यूरोपीय समाज में है वो भारी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो मेजर रूप से ये 3 कारक थे जिन्होंने यूरोपीय सामाजिक आर्थिक संबंधों को है वो प्रभावित करने का काम किया कि यूरोप की सोसाइटी है वो किस तरह से इनसे प्रभावित हुई, उनके ऊपर है वो हमारी बात होगी। तो प्रथम कारक हम पर्यावरण का लेंगे कि पर्यावरण ने है वो किस तरह से यूरोपीय समाज को प्रभावित करने का है वो कार्य किया गया। तो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग है वो विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी और इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों को असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वह वहां से भागकर है वो शरण ले सकते थे। तो यहां पर कहा गया है कि साहब इस समयावधि का जो 5वीं से लेकर 10वीं सदी का जो दौर रहा, 5वीं से लेकर 10वीं सदी का दौर है, इस समय है वो यूरोप का अधिकांश भाग है वो वनों से घिरा हुआ था, वन है वहां पर ज्यादा थे, सघन वन है वो थे। लेकिन बाद में है वो क्या किया कि कृषि के लिए जंगलों को है भारी पैमाने के ऊपर है वो साफ कर दिए गए और उसके कारण है वो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने का काम हुआ, जिसके कारण आगे जाकर यूरोप में है वो भयंकर बीमारियों का एक दौर है वो प्रारंभ हो जाता है।
टेम्परेचर में है वो वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, बारिश है वो कम होना शुरू हो जाता है, सूखे अकाल जैसी स्थिति है वो पड़ने शुरू हुई। तो एक यहाँ पर बात है कि यूरोपीय समाज में है वो पर्यावरण के जो ज्यादा इन लोगों ने एक तरह से ज्यादा है वो उसको एक यूटिलाइज उसका उपयोग हुआ, दोहन हुआ, जिसके कारण है वो समाज प्रभावित हुआ और आखिर में समाज को भारी परिणति चुकानी पड़ी, क्योंकि कई बीमारियों के रूप में बारिश नहीं होना, अकाल जैसी समस्या है वो यूरोपीय समाज को भुगतनी पड़ी। और साथ ही साथ में वे कृषक जिनसे ज्यादा है वो प्रभावित होते थे, वे कृषक भागकर जंगलों में चले जाते थे। इस समय यूरोप में है वो ठंड का दौर चल रहा था और ऐसी सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की है वो हो गई, फसलों का उपज काल छोटा हो गया और जिसके कारण है वो कृषि में पैदावार की स्थिति है वो कम हो गई। तो जंगलों को है वो नष्ट कर दिया गया और यहाँ पर कहा गया कि ये जो दौर था इस समय यूरोप में है वो ठंड ज्यादा पड़ रही थी और ठंड ज्यादा पड़ रही थी, ऐसी स्थिति में है वो कृषि में उत्पादन है वो कम हुआ। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए है वो तापमान है वो जरूरी है, तापमान मेजर फैक्टर होता है भाई। टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगी तो जो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं वो नहीं पनपेंगे, इस हेतु है वो ये जरूरत महसूस हुई और जिसके कारण है वो जाकर के कृषि में है वो प्रोडक्शन घटना शुरू हुआ। 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हुआ और औसत तापमान है वो बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन धीरे धीरे 11वीं सदी के दौर को देखा जाए तो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, जिसके कारण है वो कृषि कार्य अच्छी तरह से हुआ। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि है वो मिलने लगी, यानी समय अवधि है वो ज्यादा हो गई। जैसे बेसिक रूप से हमारे यहाँ पर देखा जाए तो कृषि की ऋतु है वो 6 मास की हुआ करती है, यानी 6 महीने की समय अवधि में है वह फसल बोने से उत्पादन तक का कार्य होता है। मिट्टी पर पाले का असर है वो कम होने के कारण आसानी से खेती है वो की जा सकती थी और पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों में वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय है वो कमी हुई, फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार होने का काम है वो हुआ। तो इस समय यदि बात देखा जाए पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे वन क्षेत्र में है वो कमी आई, लेकिन कृषि का क्षेत्र है वो बढ़ा, जिसके कारण है वो यूरोपीय समाज में उत्पादन है वो ज्यादा हुआ, यूरोप के अंतर्गत अधिशेष उत्पादन की स्थिति है वो हुई। तो पर्यावरण में है वो किस तरह से यूरोपीय समाज को प्रभावित करने का काम हुआ कि उन लोगों ने है वो भारी मात्रा में जंगलों को साफ किया, कृषि हेतु कार्य करवाए गए। कुछ लोग थे जो जबरन कार्य करवाते वे जंगलों में भाग जाते थे और बाद में देखा कि ठंडा दौर आया तो कृषि में उत्पादन नहीं होने लगा, लेकिन जंगलों की कटाई हो गई तो उसके कारण है वो क्या हुआ, पर्यावरण टेम्परेचर में वृद्धि हुई। तो उसके लिए है वो जो कृषि का जो समय है उसको अधिक समय मिला, जिसके कारण उत्पादन अच्छा होने लगा। तो ये एक स्थिति पर्यावरण की निकल कर आई। और दूसरी जो स्थिति है वो देखेंगे कि यूरोपीय समाज में है वो किस तरह से भूमि का उपयोग है वो ज्यादा हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रारंभ में कृषि टेक्नोलॉजी है वह बहुत ही आदिम का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन या पिछड़ी हुई थी किस्म की थी और कृषकों को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से है वो चलने वाला लकड़ी का हल हुआ करता था। यानी यहाँ पर बात की गई है कि प्रारंभ में यदि दौर देखा जाए तो भूमि का उपयोग यानी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही आदिम निम्न किस्म की है, वो किसानों के पास में टेक्नोलॉजी थी। और साथ ही साथ में है वो क्या होता है, इनके पास में जो हल है वो बैलों की जोड़ी, एक बैल की जोड़ी और हल हुआ करता था, उसके जरिए ये खेती बाड़ी का काम करता था, यानी कोई टेक्नोलॉजी है वो नहीं हुआ करती थी। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को है वो खुरच सकता था और ये भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकालने में असमर्थ था। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम है वो करना पड़ता था और भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था, जिसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। तो यहाँ पर बात की गई इस समय यदि यूरोपीय समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों की बात की जाए तो साहब कहीं ना कहीं कृषि के लिए तो हमने ठीक है जमीन तो ज्यादा लोगों को दे दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसका है वो समावेश नहीं था, तकनीकी में है वो प्रारंभ में इतनी प्रगति नहीं की। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हल है ये आपका हल है और ये हल की फाल है, ये हल की फाल है वो जमीन के ऊपरी हिस्से को ही खुरच पा रही है, गहराई तक है वो ये फाल नहीं जा पा रही।
ये जो नुकीला हिस्सा है हल का वो आगे गहराई तक है वो जमीन में नहीं पा रहा है, जिससे है वो मिट्टी की पूरी परत है वो अंदर तक नहीं जा रही, ऊपर से जमीन को है वो खुरचने का काम ही हो रहा है। तो इतना है वो उत्पादन का काम नहीं हो रहा है, वो भी बेलों से होने का काम है। इसलिए यहाँ पर बात की कि प्रति 4 वर्ष में है वो जमीन को है वो हाथों से खोदनी पड़ती थी, फावड़े के जरिए खोदनी पड़ती, जिसके कारण है वो कृषि के ऊपर प्रारंभ में लागत है वो ज्यादा थी। तो ये कृषि की स्थिति है कि साहब टेक्नोलॉजी पुरानी थी और ये आप परंपरागत है वो टेक्नोलॉजी से बैलों से वो कृषि कार्य करते थे, उत्पादन भी अधिक नहीं हुआ करता था और हल है वो ऊपरी है वो जमीन को खुरच करता था। फिर 11वीं सदी में है वो क्या बदलाव आए उसको थोड़ा सा है वो देख लेते हैं कृषि में। तो 11वीं सदी में यूरोप में विभिन्न टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया। कृषि में लकड़ी के हल के स्थान पर है वह लोहे के भारी नोक वाले और सांचेदार पट्टे का है वो प्रयोग किया जाने लगा। यानी अब 11वीं सदी के दौर में देखा जाए तो कृषि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ और कृषि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ये हुआ कि जो लकड़ी के हल थे अब लकड़ी के हल के स्थान पर कौन से आ गए, लकड़ी के स्थान पर अब लोहे के आ गए। हमारे पहले तो लकड़ी के हल हुआ करते थे लेकिन अब है वो लोहे के आ गए और लोहे के आ गई तो इनका फाल है वो और भी हल का जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है उसको है वो फाल कहा जाता है। तो ये नुकीला होता था और ये नोक है वो पूरी तरह से जमीन में गहराई तक है वो जाकर के खोदने का काम करती थी। ठीक बात। पशुओं के गले के स्थान पर है वो जुआ अब कंधे पर है वो आ गया। यानी पहले क्या हुआ करता था कि गले में है वो जुआ बांधने का काम करते थे, इस तरह से वो लटकाते थे, हल को है वो बांधा जाता था वैसे तो यहाँ पर, लेकिन अब है वो कंधों के ऊपर है वो पट्टे डालने जगह ताकि है वो बेल आसानी से वो चल सकती। भाई एक यहाँ कंधों के ऊपर है वो हल होगा जिसको जुआड़ा है वो कहा जाता है, तो उसको है वो अच्छी तरह से खींच नहीं कर पाता पूरी क्षमता के साथ, लेकिन वही कंधों के ऊपर होता है तो अच्छी तरह से है वह उस भार को ढो सकता है। तो यहाँ पर बात आएगी पशुओं के गलों के स्थान पर अब जुओं के ऊपर है वो कंधों के ऊपर है वो जुओं को बांधा जाने लगा। ठीक बात। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का है वो प्रयोग किया जाने लगा कि नई टेक्नोलॉजी आई। तो जो घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा जो किसकी जरूरत पड़ती थी, हमने कहा अश्वारोही नाइट को सैनिक सेवा में, तो घोड़े को क्या है कि बेसिक उसके खुर है वो क्या हो जाते हैं कि ज़्यादा चलने के कारण है वो या तो बीमारी पैदा हो जाती है या पैर है वो खराब हो जाता है, इसलिए अब उसके ऊपर है वो नाल लगाने का काम कर दिया गया लोहे का, तो वो नुकीलीदार और पैर के ऊपर चढ़ा दी गई ताकि किसी भी तरह से वो उसको घाव वगैरह नहीं लगे। तो घोड़े के खुरों पर लोहे की नाल का प्रयोग किया गया। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का है वो प्रयोग किया जाने लगा और संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु और जल शक्ति का प्रयोग हुआ। कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए भी है वो एक तरह से समय मिल जाता था, जिसके कारण है वो उनमें अधिशेष उत्पादन का काम हुआ कि साथ कृषि के साथ साथ और भी वे कार्य कर सकते हैं। फिर बात दो खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली है व्यवस्था का उपयोग हुआ और कृषि में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दुगुनी से बढ़ी, कृषकों को बेहतर अवसर मिले और खेतों का आकार भी छोटा हुआ। इससे अधिक कुशलता के साथ है वो कृषि कार्य होना और कम श्रम की आवश्यकता है वो महसूस हुआ। यानी खेत है पहले 2 सीजन में हुआ करते थे लेकिन अब कितने हो गए, अब 3 सीजन में, यानी 4-4 महीने की समय अवधि में आप है वो 4, 8 और 12 यानी 3 सीजन है वो ले सकते, लेकिन पहले हम है वो 2 सीजन ही ले पाते थे। नई टेक्नोलॉजी आया तो उसमें अधिक उत्पादन भी होने लगा, मेहनत भी है वो कम लग गई, जिसके कारण अधिक उत्पादन हुआ। ठीक बात। अब देखेंगे कि चौथा वर्ग है वो यूरोपीय समाज में कौन सा था, उसके ऊपर बात करेंगे कि साहब 3 वर्ग तो है वो तो ये निकल कर हमारे सामने आ गए। 3 वर्ग में तो हमने देख लिया था कि 3 वर्ग में एक तो पादरी, अभिजात, किसान, जबकि जो चौथा वर्ग है वह वर्ग ऐसा था किसान, जिससे अधिक है वो काम करवाया जाता था और ये वर्ग कालांतर में हमने देखा कि या तो जंगल में भाग जाता था या शहर में है वो चला जाता था और शहर में कम से कम है वो साल भर से अधिक समय अवधि तक रहता, तो उसके बाद में ये स्वतंत्र हो जाता और शहर में रहने का काम करता। तो चौथा जो वर्ग है वो कौन सा था, चौथा वर्ग है वह नगर में रहने वाला व्यक्ति था, शहर में रहने वाला। तो ये कौन हुआ करता था, ये नगरवासी इसको कहा गया।
तो हम कहेंगे कि अभिजात वर्ग के द्वारा किसानों का ज्यादा शोषण होने के कारण कुछ किसान भागकर शहर चले जाते थे, जो स्वतंत्र वर्ग के रूप में माने गए। तो ये जो बात आई कि अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग है, वो किसानों का ज्यादा शोषण करता, तो किसान ऐसी स्थिति में परेशान हो जाता और किसान है वो पास के शहर में चला जाता। कम से कम साल 2 साल तक है वो वहां पर रहता, वहां लापता रहता, कभी वापस मुंह दिखाने के लिए अपने लॉर्ड को आता ही नहीं। तो कुछ समय के बाद में वो स्वतंत्र किसान की श्रेणी में आ जाता और स्वतंत्र शहर का निवासी शहर में रहता, अपना गुजारा करता, वह मजदूरी जीवन गुजारने का काम करता। तो ऐसी स्थिति में जो एक चौथा वर्ग निकल कर आया जिसको नगरवासी कहा जाता है, शहरवासी कहा जाता है, और ये चौथा वर्ग था स्वतंत्र रूप से शहरों में रहकर अपनी आजीविका चलाता था। तो ये शहर में है वो रहकर अपनी आजीविका चलाता था, शहर में है वहां पर कुछ भी कार्य करता, और वापस है वो कभी भी गांव लौट कर है वो ये व्यक्ति नहीं आया। तो गांव है वो ये कभी भी नहीं आते थे। भाई गांव ये क्यों आएगा? कोई व्यक्ति जो अपना लॉर्ड, भूस्वामी, जागीरदार है उसे पीछे छुड़ाने के लिए भागकर शहर जा रहा है, वापस आएगा तो सीधी बात उसको दंडित करेगा, उसकी जमीन है वो तो उन्होंने है वो छीन कर ले ली गई। तो ऐसी स्थिति में वापस जाते भी नहीं थी, वहीं रहते आराम से और अपना जीवन गुजारते, अन्य कुछ भी कार्य होता वे करके अपने जीवन बसरने का काम करते। तो ये चतुर्थ वर्ग है वो हमारा आ गया। ठीक बात। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप में है वह चौथा वर्ग कौन सा था, तो उस समय कहोगे कि आप चौथा वर्ग है वो ये एक समूह था नगरवासी स्वतंत्र वर्ग के रूप में। फिर यूरोपीय है वो शहरों की स्थिति की बात की गई कि यूरोपीय समाज में शहरों की क्या स्थिति थी, और कैथेड्रल है वो शहर की एक बात की गई। तो चर्च को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को है खर्च करने का एक तरीका था, और 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों का है वो निर्माण होने लगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो बड़े अमीर व्यापारी लोग हुआ करते थे, व्यापारी होते थे, उनके पास में धन संपदा थी। तो अब धन संपदा का प्रयोग कहाँ करें? आज भी हम देखते हैं कि बड़े जो व्यापारी लोग हुआ करते हैं, बड़े बड़े जग वगैरह वगैरह, तो वे क्या करते हैं, दान दाता देकर के मंदिर बना देते, ताकि उनका अपना नाम रहेगा कि उस धर्नकशाह सेठ ने रणकपुर के ये मंदिर बनवाने का काम है वो किया गया, उसके द्वारा ये बनवाने का काम है वो किया गया। तो ये उनकी किसको दर्शाता? उनकी अपनी अमीरी को दर्शाता है, और अपने आप को है वो एक समाज में एक बड़े दानदाता की भूमिका के रूप में दर्शाने का काम करता है। इसलिए कैथेड्रल है वो कहलाने वाले बड़े चर्च हैं उनका निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थी, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपनी मेहनत, वस्तुओं और धन से है वे उनके निर्माण में सहयोग किया। और कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र अधिक बस गया, और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल है वो बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ है वो छोटे छोटे है वो नगर विकसित होने का काम हुआ। तो ये एक कैथेड्रल का है वो बताया गया कि किस तरीके से है वह एक चर्च है वो विशाल मठ के रूप में है वो बनाया गया, चर्च बनाए गए, और इनके आसपास में है वो छोटे छोटे नगर कस्बे बनने हैं वो शुरू हो गए, जिसके कारण है वो एक दानदाताओं की अपनी है वो एक हैसियत को बताने का काम हुआ। आपसे पूछा जाएगा कैथेड्रल क्या है, तो आप कहोगे कि यूरोप में है वो व्यापारियों के द्वारा बड़े बड़े चर्च हेतु है वो या चर्च मठ बनाने का काम हुआ, बड़े भवन बनाने का काम हुआ धार्मिक, जिन्हें कैथेड्रल है वो कहा गया। और कैथेड्रल के आसपास है वो छोटे छोटे नगर विकसित होने शुरू हो गए, जो यूरोपीय समाज में है अमीर वर्ग की अपने स्थिति को है वो दर्शाने का काम है वो कर रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि कोई कस्बा है और उसके पास में छोटा ढंग का मंदिर बना है, तो एक समय अवधि के बाद में उस मंदिर के चारों तरफ आबादी बसने शुरू हो जाती है।
पास में है वो दुकानें लगेगी, पास में घर बनने शुरू हो जाएंगे, पुजारियों के रहने के, जो बाहर से आने वाले राहगीर हैं उनके रहने के। तो मंदिर है वो कालांतर में व्यापार के है वो बड़े केंद्र बन गए। वैसे यूरोप में भी यही हुआ। हमारे यहाँ पर मंदिर है वो आप कहीं पर जगह पर देखो बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए, उन मंदिर के नीचे दुकानें आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। कई दुकानें ऐसी है कई बार मंदिरों की कि वो मंदिरों की खुद की है वो दुकानें, तो उन दुकानों को है वो कोई भी गया मैंने दुकान ली, दुकान का किराया देता हूं, मंदिर के खाते में जाता है, वहां पर अन्य सारी वस्तुएं हैं वो रखने का काम हो रहा है। तो ये एक व्यवस्था है वो चले। तो ऐसा है वो कैथेड्रल ने भी किया, छोटे छोटे नगर विकसित होने का काम हुआ। अब हम देखेंगे कि किस तरह से है वो यूरोप में 14वीं सदी में एक बड़ा संकट का दौर है वो देखा गया, और इस संकट के दौर में है वो किस तरह से भारी भरकम है वो व्यापार वाणिज्य को नुकसान होने का काम हुआ, भारी है वो महामारियां फैलने का काम हुआ। तो ये यूरोपीय समाज में एक संकट के दौर को देखा गया कि जो 9वीं से लेकर 16वीं सदी का दौर था, प्रारंभ के दौर में किस तरह से तीन वर्ग है वो पनपे, आर्थिक संबंध है वो किस तरह से है, और सामाजिक संबंध तीन कारकों ने प्रभावित किया। कृषि ने है वो प्रभावित किया, जो उसके बाद में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कृषि प्रौद्योगिकी उसने प्रभावित किया, भूमि ने, और फिर है वो किस तरीके से पर्यावरण ने प्रभावित किया। अब हम देखेंगे किस तरह से अब यूरोपीय समाज में एक संकट के दौर को है वो देखा जाने लगा। तो हम कहेंगे कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार है वो धीमा पड़ना शुरू हो गया, और इस समय है वो व्यापार वाणिज्य में है वो हानि होनी शुरू हो गई। व्यापार वाणिज्य में भी हानि होनी शुरू हो गई। 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान है वो ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने है वो ले लिया गया, जिनके कारण है वो कृषि में उत्पादन कम हुआ। क्या हुआ? कृषि में उत्पादन कम हुआ। पैदावार के मौसम, छोटे तूफानों व सागरीय बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान है वो नष्ट हो गए, और सरकारों को है वो करों से आमदनी भी कम हुई। फिर पहले की गहन जुताई के स्थान पर 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भी है वो कमजोर हुआ। यानी एक वह कृषि जो कम से कम हमने देखा 6 महीने तक खड़ी रहती थी, और वही फसल है वो अब 4-4 महीने के चक्र में बांटकर हमने 3 चक्र में कर ली गई, और वही पूरे साल में 2 फसलें होती थी। तो जिसके कारण भी है कमजोर प्रोडक्शन है वो होने लगा। तो ये एक तरह से संकट के दौर को देखा जाता है। फिर चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में भी है वो कमी आई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कृषि कार्यों में है वो एक तरह से तब्दील कर दिया गया। तो ये एक गंभीर चुनौती है वो यूरोपीय समाज को देखनी पड़ी कि वाणिज्य व्यापार का अंत हो गया, तूफानों बाढ़ों ने भी हालत है वो खराब कर दी, और साथ ही साथ है वो फसल जो मानसून का चक्र था वो भी एक तरह से क्या हो गया, वो भी एक तरह से फसल चक्र की समय अवधि भी घटकर कम रह गई। ठीक बात। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण भी है वो संसाधन कम पड़ने शुरू हो गए, और 1315 से 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल, और 1320 में अनेक पशु है वो मौत के मुंह में चले गए, और ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में चांदी की खानों में भी उत्पादन कम हुआ। धातु मुद्रा में भी कमी से व्यापार प्रभावित हुए, और जल पोतों के साथ चूहे आए, जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण है वो एक तरीके से साथ में लाए, जिसके कारण लाखों लोग हैं वो यूरोप की बड़ी आबादी मौत के मुंह में एक तरीके से चली गई। और फिर है वो विनाश लीला के साथ साथ आर्थिक मंदी से है वह सामाजिक विस्थापन हुआ, और मजदूरों की संख्या में कमी आई, जिससे है वो 250% तक की है वो मजदूरी की दर में भी वृद्धि हुई। यहाँ पर कहा गया कि आर्थिक मंदी आई और उससे विस्थापन हुआ, मजदूरों की संख्या में कमी हुई। तो संख्या में कमी हुई तो जिसके कारण मजदूरी की दर में है वो वृद्धि हो गई। तो एक तरह से वह पहले 100 रुपये में एक मजदूर मिल जाता था, अब वही मजदूर अब 250-300 रुपये मिल रहा है। तो एक तरीके से मजदूरी है उसकी लागत है वो बढ़ गई। तो ये यूरोपीय समाज में 14वीं सदी के एक संकट के दौर को है वो देखा गया कि साहब सोसाइटी में है वो इस तरह की स्थिति है वो निकल कर हमारे सामने आ गई।
तो यूरोप की पहली हमने बात की कि व्यापार वाणिज्य का पतन और बीमारियां हैं वो किस तरह से यूरोप में फैलने का काम हुआ। तो 12वीं से 13वीं सदी में जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ, दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत हैं वो यूरोपीय तटों पर है वो आने लगे, और साथ ही साथ पोतों पर है वो चूहे आए जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी है वो महामारी का संक्रमण ब्लैक डेथ लेकर आए। यानी बात की गई कि किस तरह से व्यापार वाणिज्य है वो पहले होता था, और व्यापार वाणिज्य होता था तो जिसके कारण है वो अलग अलग जहाज है वो आते थे, जहाज आते थे तो उनके साथ में वो चूहे आने शुरू हो गए, और चूहे आए तो वे तट पर उतर कर है वो शहरों में घुसना शुरू हो गए, तो जिसके कारण चूहों से है वो प्लेग की बीमारी फैली, ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैली, और लाखों लोग है वो यूरोप की जनसंख्या मौत के मुंह में है वह एक तरीके से चली गई, जिसको ब्लैक डेथ है वो कहा गया है। जिस तरह से ये दौर महामारी की संक्रमण का, उस समय यहाँ यूरोप में ऐसा दौर आया कि एक जगह ये तक बताया गया है कि रात को लोग खाना खा के सोए थे और सुबह है उस घर से अर्थियां उठाने वाले लोग नहीं बचे थे, पूरा घर खाली, और कब्र इस कदर है वो भरे पड़े थे कि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी। इसका मतलब यह था कि उस समय भयंकर महामारी के कारण है वह लाखों लोग हैं मौत के मुंह में चले गए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा और 1347 से 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें है वो काल कवलित हो गया, यानी मौत के मुंह में है वो चला गया एक तरीके से, जबकि कुछ स्थानों पर है मरने वालों की संख्या का 40% था। तो ये प्रथम कारण निकल कर आया 14वीं सदी के संकट में कि व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, बीमारियां फैलनी शुरू हो गई और लाखों की संख्या में है वो लोग मौत के मुंह में चले गए, और यूरोप की है वो बड़ी आबादी इस समय मौत के मुंह में चली गई। यूरोप की जनसंख्या का यदि देखा जाए तो 1300 में जो उल्लेख बताया गया है कि 1300 में 730 से घटकर है वह जनसंख्या 1400 में 450 तक आ गई, यानी जनसंख्या तकरीबन आधे से थोड़ी ही रही है। और आर्थिक मंदी के कारण भी है वो लोगों की हालत एक तरह से खराब हो गई, मजदूरी में है वो 250% तक है वृद्धि हो गई। इस कदर एक कारण बड़ा निकल कर आया कि व्यापार वाणिज्य के कारण यूरोप है वो एक तरह से पतन की ओर चला गया। दूसरा बड़ा कारण निकल कर आया कि इस समय सामाजिक असंतोष है वो पनपने का कार्य हुआ, और जिस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हुई, मजदूरी की दरें बढ़ी और कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने आर्थिक अभिजात वर्ग की आमदनी को है वो घटा दिया गया। तो जो उन्होंने निराशा में धन अनुबंध को है वो तोड़ दिया जो उन्होंने हाल में ही अपनाया था, और मजदूरों को फिर से है वो प्रचलन कर पर है वो टैक्स दिया, प्रचलन कर पर उनसे है वो मजदूरी देने का काम किया और उनसे वो टैक्स लेना शुरू किया। और इसमें कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे कृषकों के द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1300 और 23 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में और 1358 में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड में है वो विद्रोह किए। यानी एक बात यहाँ पर सामाजिक असंतोष की आई कि पहले जो लॉर्ड और जो किसानों के, मजदूरों के जो संबंध अच्छे थे अब वो तोड़े गए, क्योंकि महामारी का दौर था और वह लॉर्ड उतना पे है वो किसानों, कृषकों, मजदूरों को नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो मजदूरों, किसानों ने विरोध कर दिया कि साहब आप हमें नियत मजदूरी नहीं दे रहे तो हम आपके खेतों के ऊपर काम है वो कैसे करें। तो एक सामाजिक असंतोष की स्थिति है वो इस समय यूरोपीय समाज में पनपी, जिसके कारण फ्लैंडर्स में है, फ्रांस में, इंग्लैंड में है वो जगह जगह विद्रोह होने का काम इस समय है म्यावधि में होना शुरू हो गया। फिर राजनीतिक परिवर्तन है वो निकल आया हमारे सामने, किस तरह है वो राजनीतिक परिवर्तन है वो इस समय यूरोपीय समाज में हुए। तो राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ हो रहे थे। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक वित्तीय शक्ति को बढ़ावा दिया और यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य हैं वो समय के साथ आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण है वो इतिहासकार इन्हें राज्यों को नए शासक द न्यू मोनार्की है वो कहने लगे। और इस समय फ्रांस में लुई 11वां आया, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी 7 और स्पेन में है इसाबेला फर्डिनेंड निरंकुश शासक हुए, जिन्होंने है वो संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही, राष्ट्रीय कर प्रणाली को स्थापित
कर इस प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने है वो यूरोप के समुद्र पर विस्तार की नई संभावनाओं की है वो शुरुआत की। तो एक ये बताया गया कि इस समय राजनीतिक परिवर्तन का दौर देखा गया और नए शासक आए जो निरंकुश थे और उनका जनता के ऊपर है वो एक तरीके से न्यू मोनार्की के रूप में है वो शासन कर रहे थे। जनता के ऊपर है वो नियंत्रण रखकर है वो काम करते थे, दबाकर है वो जनता को काम किया। जनता ने है वो उनके विरोध में मांगी की तो उनको दबाने का, यानी निरंकुश है वो शासन व्यवस्था इसमें पनपी। नई मोनार्कियां जिसमें अलग अलग लोग है वो आए। फ्रांस में लुई 11वां, फिर ऑस्ट्रिया में है वो मैक्सिमिलियन था, इंग्लैंड में हेनरी 7 था, स्पेन में ईसाबेला और फर्डिनेंड आए। तो ये शासक ऐसे थे जो निरंकुश राजनीतिक गतिविधि का प्रारंभ इस समय अवधि के दौरान देखा गया, जिसके कारण है वो जनता ने विद्रोह करने का काम हुआ। और आखिर में इंग्लैंड में भी यही हुआ कि आगे जाकर बड़ा परिवर्तन हुआ, इंग्लैंड की क्रांति हुई और इस व्यवस्था को, इस निरंकुश शासन को है वो बदलकर लोकतंत्र है वहां कायम होने का काम हुआ। राजा से शक्तियां है वो लेकर जनता के लोगों को है वो पावर ट्रांसफर करने का काम हुआ। तो ये एक 14वीं सदी का संकट था जिसके कारण बड़े पैमाने के ऊपर है वो परिवर्तन की लहर यूरोप के अंतर्गत चलने का काम हुई। तो ये यूरोपीय समाज में है वो परिवर्तन का एक दौर देखा गया। फिर नए शासकों का भी उल्लेख है वो किया गया है कि 1461 से 1569 फ्रांस में है वो नए शासक बने, 1474 से स्पेन में नए शासक, इंग्लैंड में भी अलग अलग समय में विद्रोह है वो हुए गए। और फ्रांस में भी लुई 11वां के समय है वो ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अवर एंड निम्न कोटि के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने अपनी शक्ति जबरदस्त हड़पने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध है वो कुछ हद तक शाही व्यवस्था और क्षेत्रीयता के लिए स्वतंत्र के लिए संघर्ष हुए। आखिर में हम देखते हैं कि साहब 1789 में फ्रांस में है वो जाकर क्रांति होने का काम हुआ। फ्रांस में लुई 16वां करके एक व्यक्ति हुआ करता था, लुई 16वां, जो कहा करता था कि मैं ही राजा हूं और मेरे द्वारा बोला गया शब्द ही कानून है। तो एक तरह से यहाँ पर जो बात कही गई कि निरंकुश शासन व्यवस्था थी जिनके कारण अलग अलग समय अवधि में है वो जनता ने विद्रोह किए। इंग्लैंड में 1497, 1500 है 36, 1547, 1549, 1553 में अलग अलग समय में जनता ने है वो विद्रोह किए। फ्रांस में लुई 11वां था जिसके समय ड्यूक लोगों और राजकुमारों ने है वो लंबे समय अवधि में संघर्ष किया और निम्न कोटि के अभिजात थे उन लोगों ने भी विद्रोह किया कि साहब शासन में हमें भागीदारी दी जाए और निरंकुशता से आप शासन है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रांस में है वो धर्म युद्ध हुआ जो काफी हद तक क्षेत्रीय आकांक्षाएं स्वतंत्रता के लिए है वो लेकर हुआ और इन्होंने है वो जनता की भूमिका की मांग की। आगे जाकर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ये है वो बात हुई, लुई 16वें को है वो एक तरह से हटाने का काम हुआ और डेमोक्रेसी कायम करने का काम हुआ। तो यहाँ पर बात हुई कि बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का दौर है वो इस समय फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत है वो देखने को मिलता है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन की एक बात हो गई। फिर फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तन से हुआ और 1614 में बालक लुई जो 14वां है वह एक तरीके से शासक बनने का काम है वो हुआ। लुई 13वां के शासन काल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा जिसे एस्टेट जनरल कहा जाता है के 3 सदन थे और उनमें 3 वर्ग पादरी, अभिजात और अन्य प्रतिनिधित्व करते थे का अधिवेशन हुआ और इसके पश्चात 2 सदियों तक, यानी हम देख रहे हैं कि फ्रांस का जो शासक लुई 13वां है, यहां पर कौन सा है, लुई 13वां है, लुई 13वां है और लुई 13वां के ये 1614 का लुई 13वां, इसके समय तो है वो एस्टेट जनरल की है वो क्या हुई, सभा का है वह आयोजन हुआ। एस्टेटस जो जनरल है जिसके 3 सदन थे, एक अभिजात, पादरी और किसान वर्ग या अन्य वर्ग थे, इनका है वो यहां पर जाकर के सम्मेलन हुआ। लेकिन इसके बाद में जाकर के 1789 तक कोई भी है वो सम्मेलन नहीं हुआ और इस समय कौन था, इस समय जाकर लुई 16वां है वो शासक बना। लुई 16वां शासक बना 1789 तक और उसने किसी भी तरह से कोई है वो सभा नहीं बुलाई एस्टेट जनरल की। तो आगे जाकर के जनता ने है वो विद्रोह किया, लुई 16वें को हटाकर डेमोक्रेसी कायम करने का काम है वो किया और 1789 में वो फ्रांस में गणतंत्र है वो कायम हुआ। फ्रांस में है
वो लोकतंत्र है वो बनता है, जनता का शासन है वो फ्रांस हुआ। तो एक 14वीं सदी के संकट में बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिवर्तन हुए और निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। तो आगे जाकर जनता ने है वो विद्रोह किए, जिसके कारण डेमोक्रेसी लोकतंत्र कायम होने का काम फ्रांसीसी समाज में होने का काम हुआ। और हमने देखा कि लुई 13वें के बाद में है वह स्टार्ट जनरल की सम्मेलन 1789 तक बोला ही नहीं गई, फिर है वो जाकर जनता ने विद्रोह किया, जिसके कारण है वो फ्रांस गणतंत्र बनने का काम हुआ। तो एक 16वीं सदी के बड़े संकट ने है वो एक सकारात्मक मोड़ भी लिया कि यूरोप में है वह गणतंत्र का, डेमोक्रेसी के उदय का एक रास्ता प्रशस्त हुआ। और ऐसा का ऐसा बड़ा बदलाव है वो इंग्लैंड के समाज में भी हमें देखने को मिलता है। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी और ये कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की है वो सलाह लेनी पड़ती थी। और ये आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, वह हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी वे भी शामिल थे। यानी प्रारंभ में हमने देखा कि किस तरह से नॉर्मन विजय से पहले जो एंग्लो और सैक्सन लोग हुआ करते थे उस समय दो है वो प्रतिनिधि सभा बनाई हुई थी और उस सभा में सभी लोग है वो भागीदार हुआ करते थे। उनकी बात की गई कोई भी राजा को कर लगाना है तो वह परिषद से है वो सलाह लेता था और यही परिषद आगे जाकर के पार्लियामेंट संसद के रूप में है वह विकसित होने का काम हुआ, जिसमें है वो लॉर्ड और पादरी हुआ करते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें नगरों और शहर के लोग रहा करते थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें है वो पादरी लोग और जो जमींदार वर्ग है वे रहा करते थे। तो ये एक स्थिति है वो बताई गई यूरोपीय समाज की। और आगे जाकर है वो राजा ने निरंकुश शक्ति अपनाई तो जनता ने विद्रोह किया। फलत 1600 के बाद में जाकर के वहां पर जाकर शासक की शक्तियों में कमी की और जनता के प्रतिनिधियों को पावर देने का काम हुआ। राजा चार्ल्स प्रथम 1629 से 40 ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक है वो शासन किया और एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में खड़ा हो गया और बाद में उसे प्राण दंड देकर है वो गणतंत्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पर है वो नॉर्मन विजय से एंग्लो सैक्सन तक तो स्थिति अच्छी रही, लेकिन यहाँ जो बताया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजा चार्ल्स प्रथम ये जो नॉर्म एंग्लो सैक्सन थे वो तो कोई भी काम होता तो जनता के प्रतिनिधियों से सलाह लेते, पादरी लॉर्ड ऑफ हाउस में सभी लोग हैं वो उनसे सलाह लेने का काम करता। लेकिन चार्ल्स प्रथम ने 1629 से 40 तक शासक रहा, इसने कोई भी है वो सम्मेलन नहीं बुलाया और जब एक बार पैसों की आवश्यकता पड़ी तो इसने है वो पार्लियामेंट का सदन बुलाने का काम किया। तो जनता के प्रतिनिधियों ने इनको दंड दिया और आखिर में जाकर है वह प्राण दंड के बाद में गणतंत्र की स्थापना है वो इंग्लैंड में की गई। परंतु ये व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर हुई कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से है वो बुलाई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि बाद में उसको प्राण दंड दिया लेकिन व्यवस्था स्थायी नहीं चली, तब राजा को पुनः पावर दिया गया। लेकिन ये बात महसूस की गई कि राजा है वो निरंकुश नहीं होगा, जनता को है वो शक्तियां देनी पड़ेगी और पार्लियामेंट का अधिवेशन आपको बुलाना पड़ेगा, आपको संसद का है वो अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। तो राजा उत्तरदायी हुआ और कहा कि मैं निरंकुश रूप से काम नहीं करूंगा, बाकी पार्लियामेंट का है वो सेशन बुलाया जाएगा और उसको है वो जनता के प्रतिनिधियों को महत्व दिया जाएगा। तो वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्री सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है वहां गणतंत्र की भूमिका ज्यादा है, राजा के पास में पावर कम है, जनता के प्रतिनिधियों प्रधानमंत्री में कम है। तो फ्रांस तो शुद्ध गणतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड भी है वह राजतंत्र, राजा का शासन होते हुए भी गणतंत्री व्यवस्थाएं जनता को ज्यादा हक है। इस कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहास ने अलग अलग है वो दिशाएं अपनाने का काम किया। तो ये जो एक 14वीं सदी का संकट था जिसने यूरोप में भारी परिवर्तन दिखाने का काम हुआ और एक तरीके से है वो सोसाइटी में बड़ी परिवर्तन जो डेमोक्रेसी के रूप में है वो हमारे सामने आई। तो आज की जो हमारी क्लास में हमने देखा किस तरह से है वो सोसाइटी में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से बड़े परिवर्तन हुए 14वीं सदी में और यूरोप में है वो 3 बड़ी समस्याओं का सामना करना। व्यापार वाणिज्य का है वो पतन हो गया, प्लेग जैसी महामारी फैली, लाखों लोग है वो मौत के मुंह में चले गए और फिर हमने देखा कि साहब किस तरह से है वो बड़ी मात्रा में परिवर्तन यहाँ पर होने शुरू हुए, राजनीतिक गतिविधियों के रूप में परिवर्तन हुए, निरंकुश शासन हुए और उन्होंने जनता को दबाने का काम किया। तो आगे जाकर जनता उनके विरोध में है वो खड़ी हो गई। हमने देखा कि लुई 13वें के बाद में है वह लुई 16वां हुआ और उसने फ्रांस में है वो
एस्टेट जनरल का सम्मेलन नहीं बुलाया, फलत जनता ने उसको निष्कासित करने का काम किया और डेमोक्रेसी 1789 में बना। ऐसा का ऐसा इंग्लैंड में भी हुआ। हेनरी जो सप्तम की बात है कि उन्होंने पार्लियामेंट का अधिवेशन नहीं बुलाया गया, लेकिन जब पैसों की आवश्यकता बुलाई तो जनता ने प्राणदंड दिए और कहा कि आपको पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ा। उसके बाद में संसद की वो बैठक बुलाई जाने लगी और आज इंग्लैंड राजतंत्र है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, जनता को ज्यादा हक है, राजा या रानी के पास में है, वो नाम मात्र के पावर दिए हुए हैं। तो ये आज की जो हमारी है वह इस क्लास में मोटे तौर से हमने बात कर ली कि साहब किस तरह से यूरोपीय समाज में है वे तीन वर्ग निकल कर आए। यूरोपीय समाज में पादरी, यूरोपीय समाज में अभिजात वर्ग और यूरोपीय समाज में कृषक, चौथा वर्ग नगरवासी जो शहर में रहकर है वो काम करता था। और फिर हमने देखा किस तरह से है वो इनके सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने का काम पर्यावरण ने किया, किस तरह से कृषि टेक्नोलॉजी ने है वो किया, किस तरह से भूमि के द्वारा किया गया। आगे जाकर 14वीं सदी में है वो भारी संकट का दौर देखा गया और यूरोपीय सोसाइटी में इस समय है वो देखा कि किस तरह से व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, प्लेग की बीमारी है वो फैल गई, लाखों लोग है वो मर गए, ब्लैक डेथ जिसको कहा गया, महामारी संक्रमण का दौर है वो कहा गया। आज की जैसी बीमारी है वहां पर उस समय है वो फैलने का काम हुआ। राजनीतिक परिवर्तन है हुए, निरंकुश है वो शासक हुए और बाद में जाकर के है वहां पर डेमोक्रेसी कायम करने का काम हुआ, जो फ्रांस गणतंत्र बन जाता है और ये है वो क्या बन गया आपका फ्रांस गणतंत्र है वो बनता। शासक कौन था? लुई 16वां था। तो इस लुई 16वें को क्या किया गया, इसको है वो प्राणदंड दे दिए गए। और बाद में इंग्लैंड में भी परिवर्तन है वो हुआ और इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ हेनरी सप्तम के समय और संसद को शक्तियां है वो बाद में ट्रांसफर की गई और राजा को है वो शक्तियां गौण रखा और इस समय राजतंत्र है वो स्थापित हुआ। लेकिन राजतंत्र कैसा था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित है वो इंग्लैंड में हुआ। तो ये बेसिक है वो यूरोपीय समाज में व्यवस्था आई। मैं कुछ आपको थोड़ा सा काम है वो दे देता हूँ, होमवर्क है वो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम चल नहीं सकता। होमवर्क है वो कुछ सवाल आप नोट कीजिए और मैंने जो पढ़ाया उसी में से आंसर लिखिए। लिखिए 9वीं से लेकर 16वीं सदी में यूरोपीय समाज में कौन से तीन वर्ग थे? 9वीं से 16वीं सदी में यूरोपीय समाज में कौन से तीन वर्ग थे? दूसरा है सामंतवाद से क्या आशय है तथा प्रभाव बताइए। सामंतवाद के प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है वो आपको प्रभाव लिखने पड़ेंगे। ठीक बात। फिर बताइए कि किस तरह से है वो सामाजिक और आर्थिक संबंधों को है वो व्यवस्थाओं ने परिवर्तन किया। तो सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले तीन कारक कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? और फिर लिखिए निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था ने निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था ने लोकतंत्र व्यवस्था ने लोकतंत्र की राह आसान की।
ये सवाल काफी ढंग का है। निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था ने लोकतंत्र की राह आसान की, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो ये सवाल है वो मैंने आपको दिए। इन सवालों का आपको जवाब है वो मैं सॉल्यूशन एप्लीकेशन में दिया हुआ है, तो कृपया एप्लीकेशन में आप है वो देख लीजिए, आपको इसका जवाब है वो मिल जाएगा। तो आज की क्लास मोटे तौर पर हमारी यहीं पर संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।